हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन। मैकियावेली की समयावधि थी, टाइम था 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी या केवल डिस्कोर्सेज नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरी द आर्ट ऑफ वार। चौथी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और भी रचनाएं हैं पर ये प्रमुख रचनाएं, इसमें से भी द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अध्ययन पद्धति मैकियावेली की ज़्यादा वैज्ञानिक रही, अनुभवात्मक रही अरस्तु की तरह, और साथ में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया था इन्होंने। मैकियावेली की प्रसिद्धि के आधार थे कि मैकियावेली इसलिए प्रसिद्ध थे कि मैकियावेली ने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के आधुनिक युग की शुरुआत की। मैकियावेली से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की। उन्हें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्हें राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने संबंधी विचारों के लिए जाना जाता है। उनका चिंतन इहलौकिक मतलब सांसारिक और व्यवहारिक था, इसलिए मैकियावेली प्रसिद्ध हैं। मैकियावेली को एक प्रसिद्ध विद्वान है डनिंग, उन्होंने युग शिशु कहा कि मैकियावेली अपने युग के शिशु थे। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो हम वे तत्व देखना जा रहे हैं जो उस युग में मौजूद थे और जिनका प्रभाव मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन पर इतना अधिक पड़ा कि उनको अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाने लगा, क्योंकि वो टाइम पुनर्जागरण का टाइम था। तो उनको एक पुनर्जागरण का बहुत अधिक प्रभाव उनके विचारों पर दिखाई देता है। तो हम यहाँ वो वाली परिस्थितियाँ या वो तत्व देखने जा रहे हैं जिनसे मैकियावेली के चिंतन को शेप मिली। पहली बात, मैकियावेली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है कि ये जो पहला तत्व हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो जो टाइम था वो ज्ञान के पुनरुत्थान पुनर्जागरण का टाइम माना जाता है। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, ज्ञान का पुनरुत्थान या पुनर्जागरण। ये जो टाइम था ये ज्ञान के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का टाइम था। पोप के प्रति मोह भंग का टाइम था। ये जो टाइम था, इस समय यूनानी साहित्य जो ज़्यादा लिबरल और ज़्यादा उत्कृष्ट कोटि का माना जाता था, यूनानी साहित्य का प्रसार हुआ, जिससे यूनानी आदर्श जो कि विवेकवाद या मानववाद या तार्किकता के थे, उन आदर्शों का प्रसार हो रहा था। पारलौकिक चिंतन के बजाय इहलोक पर विचार होने लगा था। व्यापार का प्रसार हो रहा था। छापे खाने का आविष्कार हो चुका था और यातायात के साधनों के विकास की वजह से नए दृष्टिकोण, नई चेतना और स्वतंत्रता की नई भावना उभर रही थी। जीवन के नए मूल्य उभर रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार हो रहा था। पोप की सत्ता पर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया था। धर्म और चर्च के प्रभाव को कम किया जा रहा था। जबकि इससे पहले का जो युग था मध्यकाल में, तो हम जानते हैं कि पोप और धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो मैकियावेली के चिंतन पर जो प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, मैकियावेली ने भी अपने चिंतन को मानव पर केंद्रित किया बजाय किसी धर्म या चर्च पर केंद्रित करने के। राज्य को चर्च के बजाय ज़्यादा अहमियत दी, राज्य को इम्पोर्टेंट माना, चर्च को नहीं। चर्च और पोप और धर्म को उन्होंने इवन व्यक्ति की अकर्मण्यता का कारण बताया। धार्मिक मान्यताओं से मुक्त होकर उन्होंने राजनीतिक मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया और राजनीतिक मान्यताएं दी, राजनीतिक विचार दिए प्योरली, धर्म कुछ अलग रख के। व्यक्ति का लक्ष्य उन्होंने सांसारिक सुख प्राप्त करना बताया, है ना, मोक्ष प्राप्त करना नहीं या कोई और लक्ष्य नहीं या स्वर्ग प्राप्त करना भी नहीं, बल्कि सांसारिक सुख प्राप्त करना व्यक्ति का लक्ष्य मैकियावेली ने बताया। दूसरा तत्व, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। तो ये जो टाइम था, इस समय तक शक्तिशाली राजाओं ने सामंतों और प्रतिनिधि सभाओं का दमन करते हुए निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। पश्चिमी यूरोप के सभी राज्यों में
शक्ति राजाओं के हाथ में आ गई थी, सामंतों के हाथ से छिनकर। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश और द्वादश, चार्ल्स अष्टम, स्पेन में फर्डिनेंड के निरंकुश राज्य स्थापित हो चुके थे। तो मैकियावेली के ऊपर भी इस घटनाओं का प्रभाव पड़ा और उसने भी इटली का एकीकरण चाहते हुए आकांक्षा की कि ऐसे राजा का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के सूत्र में, एकता के सूत्र में बांध सके और इटली का उत्थान कर सके। तीसरा बिंदु हमें, तीसरा तत्व उस युग का ये दिखाई देता है जो हमने लिखा हुआ है, इटली का राजनीतिक विभाजन। तो 16वीं सदी से पहले इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 16वीं सदी में ये 5 राज्य प्रमुख थे: नेपल्स, मिलान, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस और फ्लोरेंस। इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था, जिससे पड़ोसी विशेष रूप से फ्रांस और स्पेन फायदा उठाने लगे थे। ये मैकियावेली ने देखा, जाना, और इसलिए उसने सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना करनी चाहिए और संपूर्ण इटली के एकीकरण का सपना देखा। उसने चाहा कि संपूर्ण इटली एकीकृत हो, बटा हुआ ना हो, और सरकार इतनी सशक्त हो कि विदेशी आक्रमण से रक्षा कर सके और अराजकता पर काबू पा सके। तो ये जो राजनीतिक विभाजन या टुकड़ों में इटली जो बटा हुआ था, उसका प्रभाव मैकियावेली के ऊपर ये पड़ा कि उसने एकीकृत इटली चाही और उसके लिए अपने चिंतन में इस चीज़ का समावेश किया। चौथा पॉइंट हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इटालियन समाज की दुर्दशा। तो उस समय के इटली में नीतिपरायणता या ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव हो चुका था, इसकी कमी हो चुकी थी। लोग प्रतिभा संपन्न तो थे पर नैतिक रूप से पतित हो चुके थे। पोप स्वयं भी अपवित्र हो गया था, उसका भी चारित्रिक पतन हो रहा था। लोग पैसा लेकर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो इसका असर मैकियावेली पर पड़ा और उसने शक्तिशाली राज्य और शक्तिशाली सेना की अपेक्षा की, और बल्कि तानाशाह की भी आवश्यकता प्रकट की। उसने राज्य का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना महसूस किया। उसने चाहा कि राजा देश को सबल बनाए, संगठित करे और शांति स्थापित करे, विदेशी आक्रमण से रक्षा करे, और उसके लिए साधन भले ही कैसे भी हों। अच्छा, ये जो समाज की दुर्दशा हो रही थी, चरित्र का पतन हो रहा था, सामाजिक चरित्र का तो इससे उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर भी प्रभाव पड़ा। और हम आगे देखेंगे कि उसने मानव को स्वार्थी बताया। उसने कहा कि मानव स्वार्थी है, जानवर की भांति है, चालाक है, वो संपत्ति से प्रेम करता है, अनैतिक प्राणी है। तो ये मैकियावेली के जो विचार निर्मित हुए, इस पर निश्चित रूप से उस समय के इटालियन समाज की दुर्दशा जो हो रही थी, पतन जो हो रहा था, चारित्रिक पतन, उसका प्रभाव पड़ा। कुछ और भी प्रभाव थे कि वो जो छोटे छोटे इटालियन राज्य थे, ये विभिन्न जो छोटे राज्य थे सुरक्षा के लिए तरह तरह के छल कपट वाले उपाय अपनाते थे। तो इसको मैकियावेली ने भी ग्रहण कर लिया और उसने भी इसी तरह के विचार दिए कि राजा किसी भी तरह के साधन अपना सकता है, उसकी सुरक्षा और उसकी स्ट्रेंथ महत्वपूर्ण है, साधन महत्ता नहीं रखते, तो वो किसी भी तरह के साधन अपना सकता है। ऐसे विचार मैकियावेली ने दिए थे। तो ये सब मैकियावेली के विचारों पर इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी थी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नैतिकता या धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए। लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता के विरोध वाले मैकियावेली की विचारधारा अपने युग के बिल्कुल अनुरूप थी, क्योंकि ऐसा ही माहौल उस समय चल रहा था। यूरोप के राज्य भी धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। मैकियावेली ने अपनी जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा उसकी बनी, तो उसने इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और पोप के संघर्ष, पोप के षड्यंत्र, साधारण नागरिकों के पतित और स्वार्थी आचरण, इन सब ने उसके जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा थी उसको निर्मित किया। उसने विचार किया, विचार व्यक्त किया, बताया कि ईश्वर में, मानव में
ना तो ईश्वरीय गुण है और ना ही वो नैतिक प्राणी है। वो एक जानवर की भांति है, जानवर की जैसी चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें मैकियावेली को दिखाई दी। तो ये जो मैकियावेली के विचार निर्मित हुए, जिनको हम आगे और पढ़ेंगे, इसको देख करके डनिंग ने मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ हिज टाइम या अपने युग का शिशु बताया। अपने युग का शिशु मतलब उस समय के युग का एग्जैक्टली प्रभाव मैकियावेली के ऊपर था। वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता था अपने युग को अपने विचारों में, इसलिए उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। और उसके चिंतन पर उस समय का जो युग था, पुनर्जागरण का जो काल था, जब नई चेतना आ रही थी, स्वतंत्रता की नई धारणा आ रही थी, सांसारिकता ज़्यादा हावी थी बजाय धार्मिकता या पारलौकिकता के, तो वो सब जो छाप है वो मैकियावेली के चिंतन पर दिखाई दी। इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। धन्यवाद।